हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल तक्ष एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेट्स बिगिन। द एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन अक्टूबर 1, 1932। 1 अक्टूबर 1932 से इंडिया में ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो चुका है, सिवा उसके एक सेक्शन के, दैट इज 69। सेक्शन 69 केम इनटू इफेक्ट on October 1, 1933. Let's understand the definition of partnership. So, partnership is the relation between persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. यहाँ पे ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारी डेफिनेशन के, वो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं। याद रखना है डेफिनेशन, इसी से हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप डिराइव होते हैं, जैसे कि पर्सन्स, मतलब एक से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। ऑब्वियसली मैम, अगर एक बंदा बिजनेस कर रहा है तो हम उसे सोल प्रोप्राइटरशिप बोलेंगे। अगर मुझे कोई बिजनेस में पार्टनरशिप करना है तो देयर शुड बी मोर देन वन पर्सन who have agreed to share the profits, मतलब बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, और वो जो बिजनेस है वो सारे पार्टनर मिलके चलाएंगे या कोई फ्यू पार्टनर्स चलाएंगे, वो हमें यहाँ पे देखना है। Let's understand elements of partnership. The first element of partnership is association of two or more persons, मतलब एक से ज्यादा लोग होंगे तभी आप कोई बिजनेस को पार्टनरशिप बोलोगे। अब मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। मैक्सिमम कितने पार्टनर्स अलाउड है? 50 एज पर कंपनीज एक्ट 2013। क्यों कंपनीज एक्ट? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स स्पेसिफाई नहीं किए गए हैं। सो एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मैक्सिमम पार्टनर अलाउड कितने हैं? 50। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। पर्सन्स को भी डिफाइन किया गया है। पर्सन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ कैन बिकम पार्टनर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हु आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज पर्सन्स। याद रखना है, पार्टनरशिप फर्म एंड माइनर आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज पर्सन। इसका ये मतलब होता है कि कोई एक पार्टनरशिप फर्म दूसरे पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर नहीं बन सकती है। और जो माइनर है, हु इज अ माइनर? जिसकी एज 18 से कम है। जो ऐसा पर्सन जिसकी एज 18 से कम है वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता है। अब इसका एक एक्सेप्शन है। विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, अ माइनर मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब अगर और पार्टनर्स एक्सेप्ट करे कि ठीक है माइनर को पार्टनर बनाना है, बनाते हैं, पर सिर्फ फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म के, लेट्स से मिस्टर बी की डेथ हो जाती है। अब ए और सी सोचते हैं कि मिस्टर बी की डेथ के बाद उनका घर कैसे चलेगा। तो ए और सी सोचते हैं चलो ना मिस्टर बी का जो माइनर सन या डॉटर है उसे पार्टनर बना लेते हैं। कैन दे डू सो? यस, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, बट ओनली फॉर द बेनिफिट्स। मतलब अगर फर्म में प्रॉफिट होता है तो वो माइनर सन या डॉटर प्रॉफिट शेयर करेंगे, पर अगर लॉस हुआ तो वो लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी माइनर की नहीं होगी। क्लियर है? एलिमेंट फर्स्ट, एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons, minimum 2, maximum 50. Persons recognized by law can become members. Who are not recognized by law as a person? Partnership firm and a minor. Second element is agreement. There must be an agreement entered into by all the persons concerned. इसका मतलब है कि सारे जो पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में बने हैं पार्टनर, वो अपनी मर्जी से बने हैं। There is an agreement between partners कि yes, I want to become a partner. This element relates to voluntary contractual nature of पार्टनरशिप। मतलब जो सारे पार्टनर्स हैं वो वॉलेंटरीली पार्टनर बने हैं। ऐसा कब प्रूव कर सकते हो आप? जब ये पार्टनरशिप अग्रीमेंट हुआ है।
द अग्रीमेंट में बी ओरल और इन राइटिंग। ये जो आपके बीच अग्रीमेंट हुआ है बिजनेस शुरू करने के लिए, वो जरूरी नहीं है कि रिटन अग्रीमेंट हो, इवन अ वर्बल अग्रीमेंट वुड ऑल्सो डू। इससे एक स्टेप आगे, द अग्रीमेंट मे बी एक्सप्रेस और मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द एक्ट ऑफ पार्टनर्स। अब ये क्या बताता है? एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। मैं एक बिजनेस शुरू करने की सोच रही थी। मैं मिली मिस्टर वाई से और मैंने मिस्टर वाई से बोला कि मैं ये बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, कि आप मेरे पार्टनर बनोगे? तो मिस्टर वाई सोचने लगे। मैंने बोला चलो सोचो। कल सुबह 10 बजे तक का टाइम दिया आपको। अगर आपको मेरे साथ पार्टनर बनना है तो कल सुबह 10 बजे आप यहाँ इस प्लेस पे आ जाना और हम अपना काम शुरू कर देंगे। अब मिस्टर वाई ने सोचा और सुबह 10 बजे आ गए। अब हमने काम शुरू भी कर दिया। अभी तक मिस्टर वाई ने बोला नहीं है कि यस मैम, मैं आपके साथ पार्टनरशिप फर्म में एंटर होना चाहता हूँ, आपका पार्टनर बनना चाहता हूँ, पर उनका जो एक्ट था वो इम्प्लाई करता है कि वो मेरे साथ पार्टनर बनना चाहते हैं। तो याद रखना है, अग्रीमेंट कैन बी ओरल, इट कैन बी रिटर्न, और अगर किसी के एक्ट से इम्प्लाई होता है कि ये दोनों पार्टनर है तो उसे भी पार्टनर्स माना जाएगा। थर्ड एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज बिजनेस। अब बिजनेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? सो एनी ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन विल बी कंसीडर्ड एज बिजनेस। इसका मतलब है बिजनेस होना चाहिए। अगर बिजनेस नहीं है तो कोई भी रिलेशन पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। एक एग्जांपल है उसका, को ओनर्स ऑफ लैंड। एक पीस ऑफ लैंड है जिसके 3 ओनर्स है। अब वो पीस ऑफ लैंड से जो रेंट आता है वो 3 लोगों के बीच शेयर होता है, तो क्या इन्हें पार्टनर माना जाएगा? आंसर इज नो, क्योंकि यहां पे कोई बिजनेस नहीं है। दो जो रेंट आया, जो प्रॉफिट आया, वो शेयर हो रहा है, पर कोई बिजनेस नहीं है। सो फर्स्ट कंडीशन इज देयर शुड बी अ बिजनेस, एंड सेकेंड, द मोटिव ऑफ द बिजनेस इज एक्विजिशन ऑफ प्रॉफिट। यहां क्या मतलब है? मैम कोई भी बिजनेस लॉस के लिए तो नहीं कोई शुरू करेगा। चलो आज पार्टनरशिप शुरू करते हैं, लॉस करेंगे मिलके। ऑब्वियसली ऐसा कोई नहीं सोचेगा। तो फिर एक्ट में ये क्यों लिखा गया है? एक्ट में ये स्पेसिफाई इसलिए किया गया है कि अगर कोई बिजनेस शुरू करने के पीछे आपका मोटिव प्रॉफिट का नहीं है, सोशल सर्विस है, तो क्या वो पार्टनरशिप होगा? आंसर इज नो। कोई भी एनजीओ पार्टनरशिप फर्म के रूप में बिजनेस शुरू नहीं कर सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप का थर्ड एलिमेंट बोलता है कि देयर शुड बी बिजनेस, और बिजनेस का मोटिव होना चाहिए एक्विजिशन ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट द सोशल सर्विस। So co-owners who share amongst themselves the rent derived from a piece of land are not partners because there does not exist any business, and no charitable institution or club may be floated in partnership. Fourth element is agreement to share profit. Interesting element है। ये element बोलता है कि जो पार्टनर्स मिलके बिजनेस करते हैं उससे जो प्रॉफिट डिराइव हो वो सारे पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ एक या सिर्फ 2 पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो और दूसरे पार्टनर्स को प्रॉफिट ना मिले। क्यों? क्योंकि agreement to share profits is an essential feature and agreement to share losses is not an essential feature. अब ये क्या बोल दिया? इसका ये मतलब होता है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसमें प्रॉफिट होता है तो वो सारे पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, कंपलसरी है। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना आप डिसाइड करो। पर अगर कोई लॉस होता है तो जरूरी नहीं है सारे पार्टनर्स वो लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। एक एग्जांपल देती हूँ। मैं कोई एक बिजनेस प्रपोजल लेके आपके पास आई कि मुझे ये बिजनेस शुरू करना है, आर यू इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग बिजनेस विथ मी?
तो आपने बोला कि मैम ये बहुत रिस्की बिजनेस है और मुझे नहीं लगता कि ये बिजनेस करना चाहिए। मैंने बोला डोंट वरी, जो भी प्रॉफिट होगा वी विल शेयर, अगर लॉस हुआ आई विल बेयर द लॉस। मतलब प्रॉफिट हम दोनों के बीच शेयर होगा, लॉस शेयर नहीं होगा। क्या ये चलेगा? यस, अकॉर्डिंग टू द एक्ट प्रॉफिट शेयर करना इज एसेंशियल, लॉस शेयर करना इज नॉट एन एसेंशियल फीचर। एनी वन पार्टनर कैन बेयर द लॉसेस but not a single partner can enjoy entire profit. Clear है? So fourth element is agreement to share profits. Any one partner cannot be entitled to whole of the profits. Any one or more partners can agree to share losses. कौन से रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा? Any manner partners chooses. अगर कोई मैनर फिक्स नहीं है तो अकॉर्डिंग टू द एक्ट profits and losses will be shared equally. अगर कुछ एक पार्टनर या दो पार्टनर ही लॉस बेयर करेंगे, ऐसा फिक्स नहीं हुआ है, तो जो रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वही रेशियो में लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिफ्थ एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, विच इज म्यूचुअल एजेंसी। व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी? सो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या मतलब है इसका? अगर चार पार्टनर्स हैं, जरूरी नहीं है कि चारों पार्टनर्स हर रोज आके बिजनेस चलाए। ऐसा हो सकता है कि आप चार में से दो एक्टिव पार्टनर्स हैं, दो स्लीपिंग पार्टनर्स हैं। दैट मीन्स दो पार्टनर्स एक्टिवली बिजनेस चलाएंगे और दो पार्टनर्स बिजनेस में डे टू डे बेसिस पे इन्वॉल्व नहीं होंगे। क्या ये चलेगा? Yes, because the fifth element is business carried on by all or any one of them acting for all. अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि अगर दो पार्टनर्स ही सारा काम संभाल रहे हैं तो वो सारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दो ही पार्टनर्स की है? आंसर इज नो, क्योंकि एक्ट डन बाय वन पार्टनर विल बी कंसीडर्ड एज एक्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी का जो प्रिंसिपल है वो बोलता है कि पार्टनरशिप फर्म में किए गए सारे कामों के लिए सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल है। कंडीशन बस उतनी है कि वो काम बिजनेस के कंटेक्स्ट में होना चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड, कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द पार्टनरशिप मीन्स इट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। In its absence, there will be no partnership. अगर म्यूचुअल एजेंसी का प्रिंसिपल नहीं है तो वो बिजनेस पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। An act of one partner is in fact the act of all the partners, but the act should be in the course of business. एक एग्जाम्पल देती हूँ। मिस्टर ABC एक पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं जिनका काम कंस्ट्रक्शन का है। अब मिस्टर सी का काम परचेज का है। अब मिस्टर सी एक दिन गए बाजार में, कुछ 100 kg सीमेंट परचेज करके आए। 2-3 दिन बाद वो सीमेंट के वेंडर ने इनवॉइस भेजा, बिल ABC फर्म के नाम का। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी बोलते हैं ये सीमेंट तो मिस्टर सी ने खरीदा है, हम क्यों पैसा दे? क्या ये चलेगा? मैम आप बोलोगे मैम थोड़ी ऐसा चलेगा, क्योंकि तुम्हारा तीनों का बिजनेस है ना, तो जो मिस्टर सी ने सीमेंट खरीदा वो बिजनेस के लिए खरीदा है, तो थोड़े खुद के लिए खरीदा है। एग्जैक्टली जो काम पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के लिए किया गया है, चाहे वो एक ही पार्टनर ने किया है, वो काम सारे पार्टनर का है ऐसा माना जाएगा और सारे पार्टनर्स वो काम के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी का प्रिंसिपल। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स। यहां पे दो टर्म्स हमें समझना है, प्रिंसिपल एंड एजेंट। लेट्स अंडरस्टैंड। जो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है वो कुछ ऐसे चलता है। जो प्रिंसिपल है वो लोगों को हायर करता है
और वो लोगों को बोला जाता है एजेंट। वो लोग प्रिंसिपल के लिए काम करते हैं। जैसे कि कोई एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने कुछ 8-10 एजेंट्स अपॉइंट किए, उनको बोला कि ऑल ओवर इंडिया मेरे एसी का सेल आपको संभालना है। अब ये जो 10 एजेंट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया प्रिंसिपल के एसीज सेल करेंगे। समझ लो ये लोग एसी बेच रहे हैं, एक दिन को एक कस्टमर को कंप्लेन आता है कि हमारा एसी तो बंद हो गया 2 दिन में ही। अब तुम बताओ वो कस्टमर किसको कंप्लेन करेगा? तो जो कंपनी का कस्टमर केयर नंबर होगा उस पर वो कॉल करेगा। उसने बोला कि मेरा एसी तो 2 दिन में बंद हो गया, अभी तो 2 दिन पहले तो परचेज किया था। अब प्रिंसिपल के कस्टमर केयर वाले बोल रहे हैं तुमने एसी मुझसे थोड़ी खरीदा है, तुमने तो एसी एजेंट से खरीदा है, उसे बताओ क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि आप बोलोगे मैम एसी तो प्रिंसिपल का था ना, एजेंट ने तो सिर्फ प्रिंसिपल के बिहाफ पे एसी सेल किया था। तो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्रिंसिपल की है। इसे ही बोला जाता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन, जहां पे भले काम कोई एक करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे की भी है। तो पार्टनरशिप फर्म में हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है। पार्टनर इज एन एजेंट इन सो फार एज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट। अगर पार्टनर के काम के लिए दूसरे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है तो वो पार्टनर एजेंट है। And he is a principal to the extent that he is bound by the act of other partners. वो प्रिंसिपल हो जाता है जब जब दूसरे पार्टनर के एक्ट के लिए वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल है। So this is your principal agent relation. True test of partnership is mutual agency rather than sharing of प्रॉफिट्स। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट क्या है पार्टनरशिप का? म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, याद रखना है। इन अ केस केडी कामत एंड कंपनी, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द 2 essential conditions should be satisfied. Which 2 conditions? There should be agreement to share profits and the business must be carried on by all or any one of them acting for all. So there are 5 essential elements of partnership: association of 2 or more persons, agreement, business, agreement to share profits, and 5th is mutual agency. I hope all the elements are clear. Thank you for watching us.